हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, ये एक जो नई वैकेंसी आई है बिहार सरकार की तरफ से, वो भी उसके ऊपर वीडियो है। हालांकि आपने जो ये वैकेंसी के बारे में बहुत से चैनल के माध्यम से आपने इसको देख चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन 10-12 दिन पहले ही आ चुका था। ठीक है, आज से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो 14 तारीख से डेट था इसका कि फॉर्म का फिलअप करने का, वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो मैंने अब मेरा लेट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो के बारे में नहीं, इस वैकेंसी के बारे में नहीं जान रहा था। इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मुझे बहुत पहले मिल चुकी थी, जब नोटिफिकेशन आया था तभी पता चल गया था। लेकिन जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है थोड़ा हट के रहने वाला है। जितने भी आपके देखे होंगे चैनल हो, यूट्यूब चैनल, और जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने सभी ने इसके बारे में बताया कि ये जो BSSC CGL 3 का जो 2022 का वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन से ही उन्होंने डिटेल देना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो मेनली इसकी जो पहले तो आपको जनरल जो जानकारी मिलेगी, जो बेसिक जानकारी आपको पता भी होगा हालांकि, उसके बारे में दिया जाएगा। उसके बाद से जो इस वैकेंसी के एग्ज़ाम होने का डेट कब है, यानी कब तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और इस वैकेंसी को फुलफ़िल कब तक कर लिया जाएगा, लास्ट एक डेट होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ये हमारी BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 3 का जो 2022 का वैकेंसी है, ये सबसे बड़ी जो ये एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है BSSC, ये बिहार की सबसे बड़ी निकम्मी संस्था है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी जब निकालती है और एग्ज़ाम लेना शुरू करती है तो इसको अपने वैकेंसी को फुलफ़िल करने में 4 से 5 साल का टाइम ले लेती है। यानी आप देखेंगे 2014 में आई थी BSSC की वैकेंसी, ठीक है, इसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। उसकी जो फुलफ़िल मतलब अभी जाके हुई है, मतलब अभी तो क्या कहते हैं 2021 के बीच में जाके उन्होंने फुलफ़िल किया है। यानी देखिए 2014 की आयु कितना टाइम ले लिया इन्होंने, ठीक है, तो काफ़ी टाइम ले लेता है। ठीक है, तो हालांकि जो इसका एग्ज़ाम डेट है और एग्ज़ाम कब तक लेगा, कब तक फुलफ़िल कर लेगा, इसी के बारे में मैं जानकारी देने के लिए बेसिकली जो वीडियो मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में क्या है। देखिए फ्रेंड, जो ये एग्ज़ाम है, ये टोटल वैकेंसी जो हमारी आई है वो 2127 यानी 2187 पोस्टें हैं जो वैकेंसी जिस पे निकली हुई है। ठीक है, हालांकि ये 2187 जो पोस्टें हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कुछ इसमें ऑडिटर की जैसे पोस्ट वैकेंसी है, उसके लिए एक अलग से ही आपका जो ऑडिटर का जो वैकेंसी आपको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, हर कोई नहीं कर सकता है। या जिन्होंने मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स वगैरह में या फाइनेंस से डिग्री ली होगी ना, तो वो ही भर सकते हैं, वो इसमें से मतलब माइनस हो जाएगा। कुछ ऐसे पोस्टें हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एक आपके टाइपिंग से रिलेटेड एक पोस्ट है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर डाटा एंट्री जिसके पोस्ट बोलते हैं, डाटा एंट्री वाली पोस्ट है, जिसमें इसी में सम्मिलित है, यानी इसी में हमने ऐड किया हुआ है। तो डाटा एंट्री की जो पोस्ट है उसके लिए आपको कंप्यूटर की डिग्री या PGDCA की तरफ से आपके पास मान्यता प्राप्त एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो होगा तो आप फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी इसमें से लगभग कह सकते हैं आप जो इसमें कह सकते हैं आप इसमें लगभग आपकी जो पोस्टें हैं सचिवालय वाली जो वैकेंसी है, या सचिवालय के अलावा एक आपका योजना से रिलेटेड जो वैकेंसी है, योजना ऑफिसर के रिलेटेड है। ठीक है, वो सभी आपके लिए लगभग आपके मतलब 1200 के आसपास जो वैकेंसी है, आप मतलब आप स्नातक जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो आराम से उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टोटल हम इसके बारे में जानते हैं। टोटल वैकेंसी इसलिए हमने इसको कंक्लूड किया है, जिन्होंने किया होगा वो आपका हो जाएगा, सभी में आ जाएंगे। जिनके पास वो डिग्री होगी तो 2187 में ले लिया इसलिए हमने। ठीक है, एग्ज़ाम का स्टार्टिंग डेट आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो इसका पोर्टल नहीं खुल रहा है, साइट नहीं खुल रहा है, ना ही अवेलेबल बता रहा है। तो लेकिन आज शाम तक ये 14 तारीख आज ही से शुरू हो जाएगा। शाम तक देखिए, वेट कीजिए, हो जाएगा स्टार्ट। लास्ट डेट एग्ज़ाम का है 17/5 यानी 17 मई 2022 का इसका लास्ट डेट है। और आगे देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो एज की जो होता है मिनिमम इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए मिनिमम जो एज है आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। देखिए 21 ईयर से बेसिक चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 21 साल तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं अपना, तो इसलिए मिनिमम आपका 21 साल होगा। ठीक है, कुछ कॉलेज वगैरह से आप डिग्री करते हैं, बिहार में बहुत ऐसे कॉलेजें हैं जहाँ की एक 3 साल वाली डिग्री को 5 साल लगा देते हैं उसके एग्ज़ाम वगैरह लेने में। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम अगर 21 तक आदमी कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन,
ईयूआर की बात करें जनरल कैटेगरी में मेल की जो एज रहने वाली है 37 ईयर्स होने मैक्सिमम एज, यानी जो लास्ट एज है, यानी 21 तो मिनिमम है, 21 आप इससे नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 21 के ऊपर वाले जिन्होंने स्नातक कर लिया है यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो आराम से फुलफिल करेंगे। लेकिन बाकी बच्चा की लास्ट एज यानी मैक्सिमम एज की ना होगा 37 ईयर्स। अगर 37 ईयर्स अगर आप यूआर हैं यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल है, पुरुष है, तो 37 साल की उम्र के बाद अगर आपका बीत गया, 1 महीना 1 दिन भी बीत गया तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं, यूआर में 40 ईयर्स दिया है, 40 साल तक दिया हुआ है कि अगर आप फीमेल है, महिला हैं तो 40 साल यूआर में मतलब एलिजिबल है, भर सकती हैं, ठीक है। उसी तरह बिहार में ओबीसी तो नहीं होता है, बीसी और ईबीसी कैटेगरी जो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करें तो ये 40 साल तक इनका मैक्सिमम एज होगा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। एससी और एसटी की जो होता है मेल फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स यानी 42 साल उम्र है, काफ़ी होता है, इनफ है इतना उम्र, इतना साल तक कोई वेट भी नहीं करता किसी वैकेंसी का, ठीक है। सभी ना कोई काम करने लग जाते हैं, जैसे जॉब ले लेते हैं या प्राइवेट वगैरह करने ही लगते हैं, और जो 42 की उम्र तक पहुँच भी गए होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वो बेचारे तो मतलब तैयारी भी नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब उनको भूल भुला गए होते तो वैसे भी अप्लाई नहीं करते, तो फिर भी ट्राई कर देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। 42 ईयर्स मैक्सिमम एज होता है SC ST के लिए है, और 37 साल मेल के लिए यूआर में हो गया, फीमेल के लिए 40 हो गया, और BC के लिए बात करें, BC की बात करें तो 40 ईयर्स मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया। अब एज के बाद देखते हैं फ़ी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी कितना फीस रखा जा रहा है, ठीक है। देखिए यूआर हो, EBC यानी अति पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में मेल की बात करें, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में मेल और मेल की बात कर रहे हैं तो 540 रुपये आपकी फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। 540 रुपये फ़ीस है, जेन्युइन ही है, ठीक है, अच्छी, मतलब कोई ज़्यादा फीस भी नहीं कहेंगे ना ही कम कहेंगे, ठीक है, मीडियम ही है। बाकी अदर स्टेट का कंपेरिजन देखा जाए तो जैसे पंजाब वगैरह में जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फीस ले लेता है वहाँ पर एग्जाम का, ठीक है। तो ये आपका जो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में और EBC अति पिछड़ा वर्ग और BC और पिछड़ा वर्ग में 540 रुपये आपका फ़ीस है। फीमेल की बात करते हैं, ऑल कैटेगरी, अगर SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, या आप जनरल से बिलोंग करिए या EBC BC से, दोनों से अब जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनकी जो फीस है 135 रहने वाली है, यानी 135 रुपीज़ आपकी रहने वाली है, ठीक है। SC ST मेल की बात करते हैं तो 135 रुपये है SC ST मेल की, ठीक है। अदर स्टेट की बात करते हैं तो अदर स्टेट से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेट में अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे मैं पंजाब में हूँ तो मैं पंजाब की कोई वैकेंसी आती है तो पंजाब में क्या है कि ईजिली मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ तो आराम से मैं यहाँ जो यहाँ का क्राइटेरिया होगा जिस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ तो आराम से हो सकता है। अगर बिहार से होता, बिहार से हूँ तो वहाँ के लिए क्या होगा कि मैं इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करूँगा, जो वहाँ बिहार से होगा तो बिहार के कैटेगरी वगैरह में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पंजाब का हूँ, ठीक है, यह समझिएगा, अगर मैं पंजाब का हूँ और बिहार से नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहीं का हूँ, तो वहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ अगर पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, तो मैं अदर स्टेट अकाउंट होऊंगा, गिनती में आएगा, अदर स्टेट में आऊँगा। और जो मेरी कैटेगरी अगर मैं SC से बिलोंग करता हूँ या OBC से बिलोंग करता हूँ या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करूँगा तो मुझे एज ए जर्नल काउंट किया जाएगा, एज ए जर्नल, ठीक है। तो 540 में हमको रखा जाएगा, यानी मेरी फीस 540 होगी, एज कैटेगरी में भी 37 ईयर वाला आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी हो गई फ़ी। देखिए स्टार्टिंग डेट के बारे में होगा, लास्ट डेट हो गया, आपका एज क्राइटेरिया हो गया, यहाँ पर फीस क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। फ़ी क्राइटेरिया के बाद अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बन जाता है कि BSSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है सिलेबस क्या रहना है। हालांकि फ्रेंड आप काफ़ी टाइम से तैयार कर रहे होंगे, काफ़ी लोग ऐसे होंगे उनको सिलेबस के बारे में पता होगा, ठीक है, लेकिन एक मैं शॉर्ट एंड स्पीच में बता दूंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है और कितने नंबर के क्वेश्चन रहने वाला है, और उसके बाद किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार हम आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन यानी जीके से रहने वाला है। सामान्य अध्ययन यानी जीके से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग से अकेले सिर्फ रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका नंबर बढ़ाने में मदद करेगा रीजनिंग बहुत ज़्यादा, मैं बताऊँगा कैसे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास? टोटल हो गए आपके पास 150 हो गए, यानी 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स लिया जाएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना, 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 600 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्क्स है इसमें, नेगेटिव की बात करें तो
1 मार्क्स का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 1/4 जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। यानी कह सकते हैं अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक एक्स्ट्रा नंबर कटेगा, यानी 4 ऑलरेडी उस क्वेश्चन के तो एक नंबर कट ही चुके होंगे, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 4-4 तो कट चुके होंगे ऑलरेडी। कितना हो गया 16 + 1 17 नंबर आपके चले जाएंगे 4 क्वेश्चन गलत होने पर, ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ इसको पहले मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करने जाऊंगा, इसके बाद में करूंगा किस प्रकार का एग्जाम होगा, ठीक है, किस टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी बता दूंगा। पहले उसके पहले देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या है। देखिए प्री की बात करते हैं। एग्ज़ाम पहली बात है कि ये एग्ज़ाम एक ही पड़ाव में लिया जा सकता था बट लिया नहीं जाएगा। कारण देखिए क्या है, एक पड़ाव में इन्होंने कहा गया कि अगर 40,000 यानी मैंने 40K लिखा हुआ है, यानी के का मतलब 1000 होता है, तो 40,000 से अगर कैंडिडेट अप्लाई 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं, अगर एक भी कैंडिडेट जो 40,000 से ज़्यादा अप्लाई कर देता है, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो एग्ज़ाम के 2 पड़ाव होंगे, प्री और मेंस, ठीक है। तो प्री हो जाएगा उस टाइम। अगर 40,000 तक या 40,000 से कम अगर स्टूडेंटों की गिनती रहेगी तो एक ही एग्ज़ाम के बाद वो वैकेंसी को फुलफ़िल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन बात ध्यान दीजिएगा, क्या आपको लगता है 40,000 कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई करेंगे? नहीं ना। एक पहली बात इन्होंने लाइन ही गलत लिखी है, ये नहीं करना चाहिए था वैसे, क्योंकि 2 ही एग्ज़ाम डायरेक्टली बोलो यार, 2 प्राइम एग्ज़ाम होंगे, डायरेक्टली आपको बोलना चाहिए, बट इन्होंने ये लिखा हुआ है। चलिए कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन देखिए जब भी अभी एग्ज़ाम आपको पता है कि जब भी ये फॉर्म फिलना स्टार्ट होगा 2 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर 40,000 बच्चे आराम से अप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्री हो गया। प्री होने के बाद मेंस के लिए कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे? तो मेंस के लिए जो बच्चे होंगे वो 5 टाइम्स होंगे, 5 टाइम्स स्टूडेंट होंगे जितनी वैकेंसी होगी, यानी 2187 वैकेंसी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लगभग आप 1100 के आसपास बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो 1100 के आसपास बच्चे आराम से हो जाएंगे अगर देखा जाए तो 5 टाइम्स देखा जाएगा, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो इस 1100 में हाँ ठीक है 5 टाइम्स लिया जाएगा तो 1100 के 11,000 के आसपास, सॉरी 11,000 बोले 2187 है ना, तो 11,000 के आसपास कैंडिडेट जो होगा मेंस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। तो इसके पहले जाने वाले कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक वैकेंसी को फुलफिल कर लेंगे वही बताऊंगा। आप देख लेते हैं हम सिलेबस का जो बताए थे 50 क्वेश्चन जीके हैं। जीके क्वेश्चन किस टाइप के होंगे देखिए, अगर आप ऑलरेडी आप बहुत से स्टूडेंट होंगे दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार दरोगा का, बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे जिसका 8 मार्च का होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। सीडीपी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें आपने वो जीके जो पढ़ रहे हैं वही जीके रहने वाला है। इसमें क्या है मेनली आप इसमें मेरे ख्याल से देखिए क्या है कि जो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए कैसे, आपके आस पड़ोस का क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, सामान्य चीज़ें हैं उस क्षेत्र के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी करेंसी हो गया, बुक्स एंड ऑथर के बारे में पता हो, समसामयिक ज्ञान जो होते हैं, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड घटनाएं, जो डेली घटनाएं हो रही हैं उन सभी का ज्ञान आपको होएगा। तो 50 क्वेश्चन उसी में से आएंगे, और उसी में से कहीं कहीं से आपको भूगोल, आपके भारत का कुछ भूगोल के बारे में, भारत के आपके भारत से रिलेटेड क्या बोलते हैं इतिहास, और पड़ोसी देशों के इतिहास, जैसे पाकिस्तान हमारे से अलग होकर बना है, बांग्लादेश भी हमारे से ही अलग होकर बना है एक तरह बात करा जाए तो देखिए भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश उसमें सम्मिलित था, ठीक है। तो अब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होते, थोड़ा ये इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। बाकी और देखा जाए तो आपके क्या बोलते हैं कि जो आपके आसपास के क्षेत्र की मैं बात करें तो भारत में पंचायती राज वगैरह व्यवस्था है, तो पंचायती राज से व्यवस्था से पूछ सकता है, योजनाओं से पूछा जाएगा कि हमारे 5 वर्षीय योजनाओं में क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बुक और उत्तर देखिए 50 क्वेश्चन है, तो क्या आपको लग रहा है कि जितना सिलेबस से मेंशन करा कि आप 50 क्वेश्चन में हर एक जगह से क्या लेगा, हिस्ट्री से 1 लेगा क्या? नहीं। देखिए अगर बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर के बारे में पूछेगा, डेट एंड करेंसी और कैपिटल पूछ रहा है कंट्रियों के, तो वो भी उससे 5 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे करके 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मतलब कह सकते हैं टफ नहीं हैगा। मैप अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैप से पढ़ रहे हैं तो मैप से 10-12 क्वेश्चन आराम से इजीली उठेगा, जिस प्रकार बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ध्रुव तैयारी, तो 50 क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, जिस प्रकार का सिलेबस है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैथ की बात करें तो मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो मैथ में आपके देखें ज़्यादा ये एडवांस मैथ नहीं रहेगा, नॉर्मल मैथ जो आप 10th लेवल तक पढ़ चुके होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें, यानी अनुपात समानुपात की बात करते हैं, लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, आपके धन, मूलधन, ब्याज वगैरह जो होते हैं उनसे इंटरेस्ट के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपके डेसिमल यानी एलसीएम वगैरह लघुत्तम वाले क्वेश्चन होते हैं, महा HCF हो गया, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये तो आपका मैथ्स हो गया। साइंस से क्या रहने वाला है? साइंस के 3 विषय होते हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आता है। तो आपके जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इन तीनों से क्वेश्चन से आपके देखो पता है कि रासायनिक विज्ञान से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेटल्स वगैरह किस प्रकार, जैसे मान लो पूछा जाता है कॉपर पीतल किस धातु का मिश्रण होता है, पीतल हो गया आपका, ब्रॉन्ज ब्रास हो गया, ये सब किस से हो गया, आपका जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। रासायनिक के परिवर्तन बताइए, ये बताइए, सभी होते हैं। भौतिक में आपके यूनिट्स वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी ध्यान रखेंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी आपके पास जीव विज्ञान से कोशिका वगैरह हो गए, हड्डी वगैरह से बात करें, उनसे पूछ लिया जाता है कि बाकी ये तो आपका साइंस हो गया। तो रीजनिंग से बात है, रीजनिंग ही आपका एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो आपको 50 में से 40 मार्क्स मिनिमम से मिनिमम आप इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी होता है। रीजनिंग में अगर टफ की बात करें तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए नंबर एंड सिस्टम्स होते हैं, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से 45% मार्क्स करेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की जो संभावना होती है वो मिसिंग नंबर में ही गलत करने की संभावना उनकी होती है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो 45 तक इसमें गेन कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है रीजनिंग, ठीक है। अगर मैथ आता है तो आप रीजनिंग 80% आपको आता है, समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस की बात करें। एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा? तो एग्ज़ाम की यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा आपका जुलाई तक, यानी जुलाई के पहले तो नहीं कहूँगा मैं, जुलाई से लेकर अगर सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, इस जुलाई सितंबर के बीच में, यानी इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा। सितंबर से लेट नहीं करेगा, जुलाई से पहले नहीं लेगा, इतना समझ जाइए। जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है और सितंबर के बाद एग्ज़ाम डिले नहीं करेगा, यानी जुलाई और सितंबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट आराम से आपका हो जाएगा फ्री का, ठीक है, ये समझिए, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, तो जुलाई से सितंबर की बात कर लिए, तो इसमें आपके पास अगर जुलाई तक ही मिनिमम, अगर जुलाई में स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम मिड जुलाई में, तो बात कर सकते थे मई जून, है ना, आपके पास मई जून आराम से, और 15 दिन जुलाई का जोड़ लें, यानी आपके पास 2.25 महीने आराम से आपके पास पड़े हैं। 15 दिन इसका जोड़ लें, यानी 3 महीने आपके पास है, अच्छे से तैयारी कर लेंगे अगर जुलाई में लिएगा। लेकिन संभावना नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम मतलब संभावना है होने का, आपका अगस्त या सितंबर में लिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अब एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट तो तुरंत देने वाला नहीं है, 2-3 महीने तक रिजल्ट लेट ही करता है। बिहार के सभी एग्ज़ाम की बात कर लें, जरूरी नहीं है बीएसएससी की बात करें, बिहार का ट्रेंड है कि बिहार में अगर बीपीएससी तक का, यानी ऑफिसर ग्रेड की जो पोस्टें आती हैं, उसका भी एग्ज़ाम का रिजल्ट और एग्ज़ाम टाइम से नहीं लिया जाता है। तो ये तो फिर भी एक, चलिए क्या बात करें इसकी तो पहले से ही इसका कैरेक्टर ढीला है, ख़त्म ही है, तो है ना। तो इसके बारे में क्या, तो इसका जो सितंबर में तक जाके नवंबर दिसंबर तक आपकी क्या होगी, रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मेंस का फिर डेट जारी किया जाए, मेंस के लिए फिर फॉर्म फिल होंगे, डेट जारी किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप डेट जाएगा, तो उसका भी अप्रैल तक आपका जाएगा मेंस का, है ना। फिर वहाँ तक मेंस की अगर अप्रैल तक जाएगा तो फिर 2-3 महीने जोड़ लें तो आपका जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक फिर आपका रिजल्ट आएगा, है ना। जुलाई अगस्त तक क्या होगा, रिजल्ट आएगा, है ना। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपकी होपफुली है कि 2023 के अंत तक, है ना, 2023 के अंत तक क्या होगा, यानी 2023 का, यहाँ मैं दिसंबर लेता हूँ, तक आपकी फुलफ़िल की जाएगी वैकेंसी, यानी 1.5 साल लग जाएगा। देखिए अगर 1.5 साल में भी अगर एग्ज़ाम को फुलफ़िल कर लेता है तो समझिए कि इसको अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड की स्थापना कर देगा, ठीक है। इसका गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो सकता है अगर इस संस्था ने अगर 2023 तक के अंत तक भी इसने एग्ज़ाम वगैरह लेकर वैकेंसी को फुलफ़िल कर दिया। तो ये मतलब ऐसे जानकारियाँ मिली है इनकी संस्था से कि 2023 के अंत तक इन्होंने कर दिया। अगर नहीं कर रहा तो मुझे, मेरा नीतीश कुमार से निवेदन है कि इस संस्था को बंद कर दे, क्योंकि लाचार क्या होता है ना कि लंगड़ के चलना, रेंग के चलना, ये कोमा में है, समझ जाइए। अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो कोमा में कह सकते हैं, क्योंकि ये आदमी के पास हाथ पैर नहीं भी होता तो रेंग के भी चलता है, तो रेंग के भी नहीं चलता है, ये तो एकदम कोमा में रहने वाली संस्था है, ठीक है। तो ये इसको बंद कर देने में ही भलाई होगा अगर ये संस्था 2023 तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पाता है। बाकी आप तैयारी में जुटे रहें, अपना जो आपके जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें लगे रहें, क्योंकि बीएसएससी के चलिए वैकेंसी आई तो आई, ठीक है, खुशखबरी थी,
लेकिन आगे भी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, दरोगा की नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। 2200 दरोगा के लगभग पोस्टें खाली हैं अभी भी, तो आने की संभावना है नोटिफिकेशन उसका कि अगले मंथ तक आ जाए, ठीक है। और उसके बाद दरोगा के बाद फिर आपका बस कांस्टेबल वगैरह, बिहार में देखिए तो जॉब की वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। क्या चीज़ की वैकेंसी आती है? बिहार कांस्टेबल, बिहार मद निषेध, बिहार फायरमैन, बिहार कांस्टेबल, बिहार मद निषेध, ये कांस्टेबल वाली ही वैकेंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम आती है, ठीक है। दरोगा का आ जाता है। इसके लिए यार मानो कि कोई बंदा फिजिकल में फिट नहीं है, आप समझ सकते हैं, कोई अगर फिजिकली फिट नहीं है तो आप कैसे उसको कांस्टेबल या दरोगा में मतलब अप्लाई करेगा बेचारा, है ना। कुछ ऐसे पोस्टें निकालो, क्लर्क वगैरह, वहाँ पे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट वगैरह, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इस जहाँ पर आप लिखा पढ़ी वाला भी जॉब हो सकता है, तो वैसी वैकेंसी आनी चाहिए। अगर वैसी वैकेंसी आई भी है तो ये संस्था के पास आई है, ये संस्था कंडक्ट करेगी, जो कि मतलब आपको पता ही है कब तक करेगी। तो होपफुली उम्मीद की जा रही है कि 2023 के अंत तक इसको फुलफ़िल कर लिया जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप कंटिन्यू तैयारी में जुटे रहें और इसे खोपड़ी में छेद कर दें इसके एग्ज़ाम के, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। देखिए, जो ये मैथ्स का जो क्लास होगा, एसएससी बिहार एसएससी के लिए बात करें या बिहार एसएससी की बात करें या अदर स्टेट एसएससी की बात करें या हमारा सेंटर के एसएससी की बात करें, उसके लिए क्लास जो होगा सेम ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ का वही फॉर्मूला वही होगा, तो इसे सेम ही चलेगा क्लास, ठीक है। तो मैथ की क्लास हमारे चैनल पर प्रॉपर डेली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है वो दिया जाएगा, लेकिन क्लास चलने में भी वक्त होगा। 2-3 दिन के बाद क्लास चलाया जाएगा, मंडे से क्लास का स्टार्ट किया जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला मैथ का। तो अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फटाफट आपको आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत दे दिया जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये हो गया। बाकी जीके से बात कर लेते हैं। जो आपके जीके के क्वेश्चन जो होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन जैसे होते हैं, करेंसी वगैरह हो गया, या आपके हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह जो होंगे उसको भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जानकारी मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ध्यान रखिए और तैयारी में लगे रहिए। टेक केयर, बाय बाय।